नमस्कार दोस्तों, शिक्षा नगरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस टेस्ट की आपको लिंक कहाँ मिलेगी। इस टेस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आपको सिंपली क्लिक करना है। अगर आप कंप्यूटर में ओपन कर रहे हो तो नई टैब ओपन हो जाएगी। मोबाइल में ओपन कर रहे हो तो आपका पहले यूट्यूब वाली एप्लीकेशन क्लोज़ होगी, फिर गूगल क्रोम या फिर जो भी आपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र लगा रखा उसमें ये लिंक आपकी ओपन होगी। तो मोबाइल में 2-4 सेकंड का टाइम लग सकता है, ठीक है। तो लिंक आपकी इस तरह से ओपन होगी। सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी लगानी है यहाँ पे। जैसे मैं अपनी ईमेल आईडी लगा देता हूँ, ठीक है। फिर आपको नाम रखना है अपना, जस्ट नीचे मोबाइल नंबर, और फिर आप अपना एड्रेस, सिटी, एड्रेस भर दोगे। फिर नेक्स्ट करते हैं, आपके सामने क्वेश्चन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान अपनी ईमेल आईडी का रखना है, क्योंकि जो भी आप अपनी ईमेल आईडी भरोगे इस टेस्ट को सॉल्व करने के बाद में लास्ट में इस टेस्ट की कॉपी आपकी ईमेल आईडी पे जाएगी। तो वहाँ पे आपके क्वेश्चन सेव रहेंगे, तो आप वहाँ से कभी भी देख सकते हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाना जाता है। इस क्वेश्चन को आपको 2-3 तरह से पूछ सकता है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, कंप्यूटर का जनक कौन है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर अपने पास चार्ल्स बाबेज, या फिर कहीं पे बेबेज भी लिखा हुआ होता है, ये होगा। चार्ल्स बाबेज ने 2 मशीन बनाई थी। पहली मशीन का नाम है डिफरेंस इंजन और दूसरी मशीन थी एनालिटिकल इंजन, ठीक है। अब इसमें मशीन में ख़ास बात ये थी कि जिस कॉन्सेप्ट पे अपना जो कंप्यूटर काम करता है वर्तमान में, उसी कॉन्सेप्ट को पहली बार चार्ल्स बाबेज ने यूज किया था। मतलब इनपुट आउटपुट प्रोसेसर और कुछ मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट भी इसकी मशीन में थी। सेकंड वाली मशीन में ये कॉन्सेप्ट था। पहली वाली मशीन डिफरेंस इंजन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है अपनी, उनको सॉल्व करने के योग्य थी। और सेकंड वाली में कुछ ज़्यादा ही अच्छी चीज़ें थी, जैसे अभी जो अपने कंप्यूटर में आती है, इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट भी था, उसमें मेमोरी का भी कॉन्सेप्ट भी था। तो सबसे पहले चार्ल्स बाबेज ने ही कंप्यूटर की अवधारणा दी थी, तो इसलिए इसको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। ऊपर है बिल गेट्स, तो बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर है, और लैरी पेज है वो गूगल का फाउंडर है। लैरी पेज ने, उसका एक दोस्त था, उसके साथ मिलकर गूगल की स्थापना की थी। दोस्त का नाम सेर्गी ब्रिन था। और लास्ट में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो उन बच्चों के लिए है जो बिल गेट्स, लैरी पेज, चार्ल्स बेबेज तो हम नॉर्मली सुनते हैं कि आपको सुनने में आ जाता है। लेडी लारा है, जो ज़्यादा ही शाणे बच्चे होते हैं कि भाई तीनों नाम तो उसकी जान पहचान के, लेडी लारा अलग ही है, तो ये ऑप्शन होगा। बाकी ये जो क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये आता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर और सर्वर। कीबोर्ड जो है अपना इनपुट डिवाइस है। इसको हम कंप्यूटर को कोई कमांड देने के लिए कीबोर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। प्रिंटर है, उससे अपने को हार्ड कॉपी प्राप्त होती है, तो ये मतलब कंप्यूटर से अपनी तरफ है तो आउटपुट हो गया। मॉनिटर है, इसमें भी कंप्यूटर अपने को आउटपुट दिखाता है, जो अपनी एलसीडी या फिर एलईडी स्क्रीन होती है। लास्ट में है सर्वर। सर्वर उस कंप्यूटर को बोलते हैं, जैसे फेसबुक है, हम हो गए क्लाइंट, हम अपने मोबाइल पे फेसबुक चला रहे हैं, ठीक है, तो हम तो क्लाइंट हो गए। लेकिन जो कंप्यूटर अपने को ये सर्विस सर्व कर रहा है, उस कंप्यूटर को हम सर्वर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपके पास कीबोर्ड। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। ड्यूल कोर, i7, सेलेरॉन, ये तीनों चीज़ें इंटेल कंपनी के प्रोसेसर के नाम है। ये सीरीज़ है, ड्यूल कोर सीरीज आई, अभी i7 i9 तक आ गया, आई सीरीज चल रही है। और सेलेरॉन भी एक प्रोसेसर की सीरीज ही है, ठीक है। लास्ट में आता है एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल की तरफ से बनाया हुआ है। ये मोबाइल का अपना एंड्रॉयड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे अभी मोस्टली मोबाइल अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होते हैं, तो इसका आंसर होगा अपना एंड्रॉयड। सॉरी में आंसर नहीं लगा ऊपर। सेकंड का हो गया कीबोर्ड, थर्ड का हो गया अपना एंड्रॉयड।
14 क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका आंसर अपना होगा रेजोल्यूशन। मैं इसको आपको समझा देता हूँ। जैसे अपने पुराने टीवी थे, मोटे मोटे भारी टीवी आते थे, उनमें आपको ये रिजोल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे अपना मोबाइल आता है तो उसका कैमरा जो आता है मेगा पिक्सल में आता है, तो उस पिक्सल का क्या मतलब हुआ। जैसे अपने पास ये पिक्चर है, मैं इसको ओपन करता हूँ। अब देखना आप ध्यान से, जैसे ही मैं इसको जूम करता हूँ तो पिक्सल आप इस तरह से मान सकते हो कि स्क्रीन की यूनिट बोल सकते हो। जैसे फुल स्क्रीन किया तो ये जो आपको स्क्वायर शेप में दिख रहे हैं, इसकी साइज छोटी करके दिखाता हूँ, ये छोटे छोटे डॉट, इनको हम पिक्सल बोलते हैं। और किसी स्क्रीन की पिक्सल का रेजोल्यूशन किस तरह से मापते हैं उसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये इस तरह से है, 22 तरफ से विद चौड़ाई में कितना है, तो 1366 है इंटू 768, ये अपना हाइट में हो गया। ठीक है, तो ये आपके पिक्सल है। अब आपकी 4K जो स्क्रीन आती है उसका पिक्सल क्या होता है, उसमें 4096 तो चौड़ाई में पिक्सल होते हैं और 2160 होते हैं वो हाइट में होते हैं। और 4K अल्ट्रा HD UHD उसमें 3840 और 2160 होते हैं। तो ये आपका पिक्सल होता है। मतलब ये जो अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन दिख रही है उसमें अगर ये UHD हो, अल्ट्रा HD हो, तो इसमें 2160 पिक्सल तो नीचे से ऊपर की तरफ हाइट में होंगे और विड्थ में आपके होंगे 3840 पिक्सल, तो उसको अल्ट्रा HD बोलेंगे। तो स्क्रीन की क्वालिटी अपनी पिक्सल पे डिपेंड करती है कि इसमें कितने ज़्यादा पिक्सल हैं, तो इसको बोलेंगे हम रिजोल्यूशन। नेक्स्ट है सूचना का समूह है क्या है। अब ये क्वेश्चन है, डाउट वाला क्वेश्चन है। क्या प्रिंटर है, इसको तो सूचना का समूह नहीं बोल सकते। पाथ है, पाथ तो जैसे ये वेब एड्रेस, ये वेब पेज है जो हमने अभी ओपन कर रखा है, अपना पेपर है, तो ये पाथ हो गया इसका, यहाँ से .com के बाद में ये इसका पाथ हो गया, तो ये भी नहीं होगा सूचना का समूह। हाँ, फाइल को कह सकते हैं क्योंकि फाइल में बहुत सारी सूचनाएं एक साथ रहती, तो उसको हम सूचना का समूह बोलते हैं। और प्रिंट आउट, अपना पेपर पे जो प्रिंट आता है प्रिंटर से, उसको प्रिंट आउट बोलते हैं। ये वो कोई सूचना का समूह नहीं होता, तो अपना सही ऑप्शन होगा फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं, इसको ब्राउज़र बोलते हैं, तो ब्राउज़र नहीं है। क्रोम है, अभी मैंने क्रोम ओपन कर रखा है, तो ये गूगल की तरफ से गूगल क्रोम हो गया, ये ब्राउज़र है। दूसरा फायरफॉक्स, ये मोजिला फायरफॉक्स आता है, ये भी ब्राउज़र है। सफारी 3rd नंबर पे, तो सफारी जो एप्पल कंपनी है उसका ब्राउज़र है, उसके सारी डिवाइसेज में सफारी डिफ़ॉल्ट रूप से आता है। लास्ट में आता है गूगल प्लस। गूगल प्लस एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, जैसे अपनी फेसबुक होती है उसी तरह से गूगल प्लस है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ गूगल प्लस। तो ये आपकी गूगल प्लस है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो इसका आंसर होगा गूगल प्लस। नेक्स्ट है, वॉइस बैंड को इस नाम से भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन अपना ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड की तो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हम अभी जो नेटवर्क यूज करें, जैसे जियो का नेटवर्क है, या फिर जो भी हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं उसमें ऑडियो वीडियो या फिर हर तरह की फ़ाइल शेयर कर सकते हैं। अपना फाइबर ऑप्टिक्स वाला आ गया तो वो ब्रॉडबैंड में आता है। वॉइस वाला अपना ब्रॉडबैंड में नहीं आ सकता, क्योंकि वॉइस तो लो मेमोरी पे होती है। जैसे लो मेमोरी का मतलब वॉइस फाइल आपकी MP3 होगी, उसकी मेमोरी कम होती है। वीडियो फाइल में 5 मिनट का आपके पास ऑडियो है तो वो 5, 6, 7 या फिर 10 MB तक मान लो, इतना ही है। वीडियो को करोगे तो वो आपका 100, 150 इस तरह से जाएगा। फिर आता है बेस बैंड। बेस बैंड होता है जिसको एम्पलीफाई नहीं किया गया हो, वो सिग्नल जिसको एम्पलीफाई नहीं किया गया हो, जो रो अपने पास होता है सिग्नल, उसको बेस बैंड बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, लो बैंडविड्थ इसका आंसर हो सकता है। मीडियम में आपका वीडियो वगैरह भी आ जाता है, तो लो बैंडविड्थ में हम वॉइस बैंड इसको बोल सकते हैं, तो इसका आंसर लो बैंडविड्थ होगा। रैम से क्या तात्पर्य है? रैम के तात्पर्य यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने के नहीं बोला है, रैम की फुल फॉर्म पूछी है सिर्फ।
तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। निम्न में से कौन सी हार्ड डिस्क ज़्यादा सूचना स्टोर करेगी? अब इसके लिए आपको मेमोरी की यूनिट्स का नॉलेज थोड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये था इनकम्प्लीट। इस तरह से सबसे छोटी यूनिट होती है अपनी बाइट, फिर आता है किलोबाइट, और इन सबसे पहले होती है बिट होती है अपने पास। 1 और 0 को हम बिट बोलते हैं। 1 लिख दो तो वो 1 बिट होगी, 0 लिख दो वो भी 1 बिट होगी। ठीक है। बाइट के लिए अपने को 8 बिट चाहिए, तो 8 बिट में 1 बाइट होता है, और इसके बीच में एक आता है निबल। 4 बिट को हम निबल बोलते हैं। ये यहाँ पे सही नहीं आ रहा है, मैं आपको दूसरा बता देता हूँ। ये रहा, 1 बिट में क्या है यार, 1 बिट बाइनरी डिजिट होती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि 0 भी 1 बिट है और 1 भी 1 बिट है। ठीक है। 8 बिट में आपका 1 बाइट होता है, और बीच में जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है निबल। तो एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। ठीक है। अब फिर आ जाता है किलोबाइट, तो 1024 बाइट में 1 किलोबाइट होता है। फिर मेगाबाइट, तो 1024 KB में 1 मेगाबाइट हो गया। फिर गीगाबाइट आता है, तो 1024 MB। ये 1024 से चलेगा। हम किलो का नॉर्मली हम 1000 पे लाते हैं, लेकिन ये 1000 पे नहीं होगा, ये 1024 होगा। ये 1024 किस तरह से होता है? इसको हम 2 की घात में करते हैं, कि 2 की घात 0 कर दिया तो वो 1 आएगा, तो 1 बिट हो गया। 2 की घात 2 कर दिया तो वो 4 हो गई, तो 4 अपना निबल हो गया। 2 की घात 3 कर दिया तो 2 की घात 3 बराबर 8 हो गया, इसको बाइट बोल दिए। इसी तरह से 2 की घात जब हम 10 करते हैं तो 1024 होता है, तो 1024 में अपना 1 किलो बाइट हो गया। तो इस तरह से आगे चलता रहता है, किलो, फिर मेगा, फिर गीगा, फिर टेरा, फिर पेटा, फिर एक्सा, जेटा, योटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपको नॉर्मली याद रहना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में पूछ लेता है। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 24 MB 2400 KB, तो ये KB हो गया 2400 KB, तो लमसम 2 MB के बराबर हो गया, तो ये तो नहीं होगा। फिर आता है अपने पास GB, तो ये सबसे बड़ी इकाई है गीगाबाइट, तो अपना आंसर क्या होगा? 24 GB। अब ये कौन से फाइल विस्तारक केवल ग्राफिक्स फाइल को बताते हैं? अब इस फाइल विस्तारक का मतलब, एक्सटेंशन का मतलब समझना। आपकी कोई ऑडियो फाइल है, जैसे आपका कोई सॉन्ग है तो उसमें लास्ट में MP3 लिखा हुआ आता है। आपका वीडियो है तो उसमें लास्ट में आपको लिखा हुआ मिलेगा MP4 या फिर 3GB, वो आता था पहले उस तरह से। और अगर आपकी कोई फ़ोटो है तो JPEG वगैरह आएगा। तो ये ग्राफिक्स फाइल आपकी फ़ोटो वगैरह में आती है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो लास्ट वाला होगा, BMP और GIF। अब कभी कभी आपको इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो BMP की फुल फॉर्म होती है बिटमैप इमेज फाइल, और GIF होती है अपना ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो आप इनका फुल फॉर्म भी याद कर लो। तो ये ग्राफिक्स के लिए एक्सटेंशन है। 11वां आपका, विंडोज़ का कौन सा प्रोग्राम फाइल और फोल्डरों को व्यवस्थित करने के काम आता है? फाइल और फोल्डर को जैसे अपने मोबाइल में होता है फाइल मैनेजर, इस तरह से जो विंडोज़ में होता है, कंप्यूटर पे होता है, उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, उस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन अपना यही है। तो देखिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये आपकी फ़ाइल वगैरह को मैनेज करने के लिए है, तो ऊपर ही ऊपर सॉफ्टवेयर का नाम आ जाता है। तो ये इसको हम बोलते हैं फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है। तो इसका अपना आंसर होगा विंडोज़ एक्सप्लोरर, विंडोज़ एक्सेसरीज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज़ कंट्रोल पैनल। अब देखो विंडोज़ एक्सेसरीज में आपका कैलेंडर, क्लॉक, कैलकुलेटर इस तरह से आ गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका अलग से सॉफ्टवेयर का सूट है। फिर है विंडोज़ कंट्रोल पैनल, ये कंप्यूटर की सेटिंग के लिए आता है। ठीक है। तो अपना आंसर होगा विंडोज़ एक्सप्लोरर। URL क्या होता है? पहले तो मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
अब इसका क्या मतलब हुआ, पहला आप ऑप्शन देख लेते हैं। एक ईमेल का पता, ये ईमेल का पता नहीं होता। एक वेबसाइट का टाइटल नहीं हो सकता, जैसे facebook.com है तो फेसबुक हो गया उसका टाइटल, ये नहीं होता। तीसरा ऑप्शन आपका इसका सही है, वर्ल्ड वाइड वेब के एक पेज का पता। लास्ट में है कंप्यूटर तथा प्रिंटर के मध्य कम्युनिकेशन की विधि, ये भी नहीं है। तो अपना तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये सही क्यों होगा, ये वर्ल्ड वाइड वेब के एक पेज का पता हुआ। इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का कोई भी पेज है उसके एड्रेस को हम URL बोलते हैं। जो जैसे अपने ये जो एड्रेस है ये अपना पूरा URL हो गया। अभी URL के भी कई पार्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है प्रोटोकॉल, ये HTTP HTTPS इस तरह से हैं, तो ये होता है अपना प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर यहाँ पे डॉक्स डॉट है, जैसे www डॉट आ जाता है, मोबाइल में कोई हो तो m डॉट आ जाता है, इसको बोलते हैं हम सब डोमेन। ये इतना सा आपका डॉट से पहले का सब डोमेन हो गया। फिर google.com ये वेबसाइट का नाम है, ठीक है। इसको हम डोमेन नेम या फिर सेकंड लेवल डोमेन बोल सकते हैं, ठीक है। ये अपना गूगल, ये जो वेबसाइट का नाम है उसको डोमेन नेम या फिर सेकंड लेवल डोमेन बोल सकते हैं। लास्ट में जो .com की जगह .in .org .gov इस तरह से वेबसाइट्स के नाम आते हैं, उसको हम टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। ये अपना टॉप लेवल डोमेन हो गया। अब लास्ट में जो सर्वर में फाइल जहाँ पे सेव है तो वो पाथ है ये, या फिर इसको हम डायरेक्टरी भी बोल सकते हैं। तो URL में कितने पार्ट हो गए, पहला तो आ गया अपना प्रोटोकॉल, ये HTTPS है। फिर आ गया सब डोमेन, यहाँ पे डॉक्स है, www भी आता है, m भी आता है, ब्लॉग हो तो ब्लॉग के लिए ब्लॉग आ जाता है, blog.google.com कुछ भी हो सकता है। फिर आता है वेबसाइट का नाम, उसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। लास्ट में अपना टॉप लेवल डोमेन, और ये अपनी डायरेक्टरी या फिर पाथ बोल सकते हैं। तो ये अपना पूरा जो एड्रेस है इसको हम URL बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है। स्प्रेडशीट जहाँ भी आपको लिखा मिले, मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। मैं एक्सेल को ओपन कर देता हूँ, ये है एक्सेल। इसमें अपने को पूछ रहा है कि कॉलम, ये अपना कॉलम हो गया, और पंक्ति रो, ये अपनी इस तरफ से रो हो गई। तो इनका इंटरसेक्शन की ये जहाँ पे कट करते हैं वो क्या कहलाता है। तो ये C वाला तो अपना कॉलम है, और 4th नंबर की अपनी रो है, ये यहाँ पे क्रॉस करिए तो इसको हम क्या बोलेंगे। अब यहाँ डाउट करने के लिए पूछ लेता है कि आयत बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, या फिर 2-3 ऑप्शन और दे रखे हैं, रेंज बोलते हैं। तो तीनों चीज़ें नहीं होगी, इसको हम सेल बोलते हैं। ये अपना सिंगल सेल हो गया, ये 4 सेल हो गए, ये सिंगल सेल होता है, ठीक है। तो MS एक्सेल या फिर स्प्रेडशीट, जो ये शीट है इसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। इसमें कॉलम और रो का इंटरसेक्शन सेल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डेटा को किसी क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। डेटा को किसी क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को हम सॉर्टिंग बोलते हैं। जरा सॉर्टिंग का मतलब, जैसे अपने पास कोई डेटा है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये अपने पास डेटा है 2 3 4 5 6। अब ये सॉर्ट किस तरह से किया हुआ है, बढ़ते हुए क्रम में, 2 के बाद में 3 4 5, ये बढ़ते हुए क्रम में है। अब इसको हम सॉर्ट करें कि हमें घटते हुए क्रम में करना है, तो ये रहा अपना सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट पहले आएगा तो ये उल्टा हो गया, 13 12 11 10। तो ये सॉर्ट करने का तरीका हो गया। ये अल्फ़ाबेट में भी है कि आपको डिक्शनरी के क्रम में करना है कि पहले A आएगा, B आएगा, C आएगा, इस तरह से करना, तो उस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को हम सॉर्टिंग बोलते हैं। तो अपना आंसर क्या होगा, सॉर्टिंग करना, ठीक है। सर्चिंग, मर्जिंग, स्टोरिंग ये अलग चीज़ें हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किसका निर्माण नहीं किया जा सकता। अब इसमें आपको जो अलग ऑप्शन है उसको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सैकड़ों काम किए जाते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। तो प्रेजेंटेशन है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किया जाता है, तो इसका आंसर प्रेजेंटेशन होगा। बाकी मेल, मर्ज, मेमो, टर्न पेपर, डॉक्यूमेंट बनाना, कोई आपका रिज्यूम बनाना है, कोई लेटर लिखना, वो सारे काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होते हैं।
प्रेजेंटेशन होता है, आपकी पीपीटी फाइल होती है, वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में होता है। HTML का पूरा नाम है, HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें हिंदी में लिखा हुआ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भाषा। इसका आंसर होगा ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? ये होती है फॉर्मेटिंग सिस्टम होता है वेबसाइट्स के लिए, कि वेबसाइट किस तरीके से बनी जाएंगी, हेडिंग क्या आएगी, फ़ोटो कैसे आएगी। तो आपकी जो भी वेबसाइट है उसको बनाने में जिस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे अपना गूगल प्लस हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, फ्लिकर हो गया, तो इस तरह की वेबसाइटों को हम सोशल नेटवर्किंग साइट बोलते हैं। माई स्पेस है, फेसबुक तो आप सब जानते हो कि फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट है। फिर आ गया फ्लिकर, ये भी सोशल नेटवर्किंग साइट है। ये आपको नॉर्मली याद रहना चाहिए, इसका कोई ये नहीं है कि आपको किसी बुक में लिखा हुआ मिलेगा ये है कि नहीं है, क्योंकि ये नई आती रहती है सोशल नेटवर्किंग साइट। कितनों को याद रखोगे? आपका करंट जीके की तरह है कि करंट में जो हो रहा है वो चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। लास्ट में है इसमें विकीपीडिया सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, ये एक तरह से ऑनलाइन लाइब्रेरी है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है अगर आपको विकीपीडिया का थोड़ा सा भी नॉलेज है। अब आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक सर्च करना है तो आप यहाँ पे उसकी आपको डिटेल मिल जाएगी। जैसे मैं कोई भी टॉपिक सर्च करता हूँ, महाराणा प्रताप के बारे में करता हूँ, ये लो तो आपको ये महाराणा प्रताप की जीवनी पूरी जो भी अवेलेबल है इस पर वो दिखा देगा। अब ये तो हिस्टोरिक कोई आदमी हो गया, इसके अलावा आपको साइंस का कोई करना है, जैसे एटम बम, तो एटम बम के बारे में ये सारी डिटेल आपको बता देगा। न्यूक्लियर वेपन हो गया, ये लो। तो ये एक तरह से ऑनलाइन आपकी लाइब्रेरी है, इसका आप यूज अपनी कंपटीशन की तैयारी में कर सकते हो। ठीक है, तो विकीपीडिया क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। अवांछित ईमेल कहलाती है, देखो फ्लेम, जंक, लर्क, स्पैम, 4 ऑप्शन है। मैं चारों के बारे में आपको बता देता हूँ। फ्लेम मेल क्या होती है पहले तो मैं बताता हूँ। अपना आंसर इसमें देखो सिंपली स्पैम होगा। अवांछित मेल को हम स्पैम बोलते हैं, और ये जंक है ना, ये स्पैम के अंदर ही आ जाता है। जंक भी एक तरह की अवांछित ईमेल ही है, लेकिन जब दोनों ऑप्शन आएंगे ना यहाँ पे, तो हमें ऑप्शन स्पैम चूज करना है। अगर यहाँ पे स्पैम नहीं आता तो हम जंक चूज कर सकते थे। दूसरा है फ्लेम। फ्लेम मेल वो होती है जिसमें आपका एंग्री या फिर कोई ऑफेंसिव वर्ड यूज़ कर रहे हो, कि आप किसी को गाली दे रहे हो, इस तरह से कोई ईमेल कर रहे हो, तो उसको हम फ्लेम मेल बोलेंगे। फ्लेम का मतलब ज्वाला होती है, आप समझते हो, तो वो फ्लेम मेल हो गया। जंक मेल आपको मैंने बता दिया। लर्क मेल होता है, ये मेल नहीं है, ये ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का नाम है। ये आपको मतलब डाउट में रखने के लिए दिया गया है, ये किसी मेल का प्रकार नहीं है। जैसे जीमेल है अपनी फ्री में आपको ईमेल प्रोवाइड करती है, हॉटमेल हो गया, याहू मेल हो गया, इसी तरह से लर्क मेल होता है, ये ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का नाम है, ये ईमेल का प्रकार नहीं है। तो ये तीनों ईमेल के प्रकार हैं, ये अलग से ऑप्शन दे दिया आपको डाउट में रखने के लिए। तो अपना आंसर होगा स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग पृष्ठ संख्या अथवा डॉक्यूमेंट संबंधी सूचना देने के लिए होता है? तो देखो पृष्ठ संख्या डॉक्यूमेंट संबंधित सूचना देने के लिए होता है। फुटनोट, बुकमार्क, कैप्शन, इन चीज़ों का इसमें यूज नहीं होता है। अपनी जो हेडिंग होती है ऊपर ही ऊपर है उसको हेडर बोलते हैं। फुटर नीचे आपका पेज नंबर वगैरह होता है या फिर और कोई डिटेल होती है, तो वहाँ पे आपको पेज से संबंधित पृष्ठ संख्या भी ऊपर मिलेगी या फिर नीचे मिलेगी। और डॉक्यूमेंट से संबंधित सूचना की किस काम का टाइटल आपका ऊपर लिखा हुआ होगा, तो उसको हम हेडर एंड फुटर बोलते हैं। ये MS वर्ड में आता है, एक्सेल में भी यूज होता है। एक्सेल में चार्ट बनाते समय किसी विशेष सूचना को मुख्य रूप से दर्शाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है? उनको हम डेटा लेबल बोलते हैं। डेटा लेबल का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। चार्ट इन एक्सेल,
ये अपना चार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे दो तरह के चार्ट दिखेंगे। एक तो ये सिंपल ये चार्ट दिख रहा है, इसमें डेटा लेवल का यूज नहीं किया गया है। जैसे आपको ये कॉलम दिख रहे हैं, ये किस चीज़ का है, इससे आपको पता नहीं चल रहा है। डेटा लेवल यूज किया गया है इसमें आपको पता चल रहा है कि ये कॉलम किस चीज़ का है। ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है या फिर नाम लिखा हुआ है, तो इसको हम डेटा लेबल बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सेल में चार्ट बनाते समय किसी विशेष सूचना को मुख्य रूप से दर्शाने के लिए डेटा लेबल का यूज़ होता है। ये आपका डेटा लेबल है, ये सूचनाएं हैं, बाकी इसमें डेटा लेबल का यूज़ नहीं किया गया भाई। जैसे आपको यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इन तीनों की किसी में चीज़ में तुलना करनी है किसी खास साल में, तो ये भाई 2010 में ये है, 2011 में ये है, 12 में ये है, तो तीनों किसका है आपको इससे कलर से पता नहीं चल रहा। अगर तो यहाँ पे अलग से इंडिया लिखा होता, पाकिस्तान लिखा होता, चाइना लिखा होता, तो उसको हम डेटा लेबल बोलते हैं, जो इस तरह से इधर लिखा हुआ है। ठीक है, का प्रयोग नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए होता है, तो इसका सिंपल सा आंसर फायरवॉल है। फायरवॉल का प्रयोग हम नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए होता है। जैसे मैंने ये वेबसाइट ओपन कर रखी है, अगर बाहर से कोई वायरस आ गया तो अपने कंप्यूटर में फायरवॉल है, उसकी एंट्री नहीं करने देता है। अब आपको यहाँ पे फायरवॉल और एंटीवायरस में डाउट आएगा कि एंटीवायरस भी यही काम करता है। काम दोनों के सेम ही है। फायरवॉल है कि बाहरी आक्रमण से आपकी रक्षा करता है, और जो एंटीवायरस है वो बाहर और अंदर किसी फाइल में दिक्कत है कोई तो वो अंदर भी चेक करता रहता है। फायरवॉल सिर्फ बाहरी आक्रमण से बचाता है कि इंटरनेट से या फिर आपने कोई पेन ड्राइव लगा दी, इस तरह से आपके कोई वायरस नहीं आना चाहिए, तो उसका काम फायरवॉल करता है। और एंटीवायरस सारे काम करता है, वो अंदर बाहर सारी चेक करता है। ठीक है, अंतर संबंधित डेटा के समूह को कहते हैं, मतलब इंटर रिलेटेड जो डेटा है उनके समूह को क्या बोलते हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर है डेटाबेस। ठीक है, निम्न में से ऑप्टिकल ड्राइव है, मतलब ऑप्टिकल ड्राइव मतलब जिसमें ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। हार्ड डिस्क होती है, अपनी मैग्नेटिक डिस्क होती है। ठीक है, फ्लैश मेमोरी कार्ड ये भी मैग्नेटिक होगी या फिर सेमीकंडक्टर का यूज़ होगा। डीवीडी है जो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म, तो अपना आंसर डीवीडी होगा। यूएसबी भी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। वैसे यूएसबी की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, उसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसकी और डीवीडी की फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो डीवीडी की डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और यूएसबी की है अपनी यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एकल प्रोग्राम है जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एवं डेटाबेस मैनेजर की सुविधा। अब आप वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं MS वर्ड का, स्प्रेडशीट के लिए यूज करते हैं हम एक्सेल का, डेटाबेस के लिए यूज करते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा और जोड़ देता है कि प्रेजेंटेशन के लिए सुविधा होती है, तो ये सारी सुविधाएं होती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। और इस तरह का अगर कोई सॉफ्टवेयर हो जिसमें 3-4 चीज़ें सॉफ्टवेयर मिक्स में हो, तो उसको हम सॉफ्टवेयर सूट बोलते हैं। बेसिक एप्लीकेशन अपनी होती है, जैसे कैलकुलेटर हो गया, क्लॉक हो गया, इस तरह की बेसिक एप्लीकेशन हो गई। इंटीग्रेटेड पैकेज, जैसे आपका किसी हॉस्पिटल का है डेटाबेस के लिए, उसमें एक्सेल भी उसने यूज कर रखी है, अपना भी अलग से बना रखा है, मतलब 2-3 को जोड़ के एक सॉफ्टवेयर बना रखा है। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर का समूह हो गया तो उसको सॉफ्टवेयर सूट बोलेंगे। तो इसमें वर्ड भी आ गया, एक्सेल भी आ गया, एक्सेस भी आ गया, इसमें 1-2 नाम और भी बता देते तो आउटलुक भी आता है, उसमें पिक्चर मैनेजर भी आता है, तो वो सॉफ्टवेयर सूट हो गया। और स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब हो गया जैसे आपकी कोई एक्सरे मशीन है उसको चलानी है, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड आपको एप्लीकेशन बनानी पड़ती है, तो वो स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन हो गई। आपको होटल मैनेजमेंट के लिए होटल की कोई एप्लीकेशन आती है तो वो स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन होगी कि ये स्पेशल यही काम करेगी। तो चॉइस का आंसर होगा अपना सॉफ्टवेयर सूट। 25वां क्वेश्चन है, इंटरनेट के प्रयोग द्वारा वस्तुओं के क्रय विक्रय को कहते हैं। भाई इंटरनेट से आप सामान खरीदते हो, कोई भी आपको चीज़ चाहिए तो उसको क्या बोलते हैं, वो होती है अपनी ई कॉमर्स। ई कॉमर्स वेबसाइटें हैं अपनी, जैसे
फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजन हो गई, इस तरह की। इंटरनेट 26 नंबर का क्वेश्चन है, इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये अपने को प्रोटोकॉल के बारे में पूछ रहा है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये फाइल के नहीं है, ये वेबसाइट में यूज़ किया जाता है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसफ़र, यही होगा। ठीक है, फिर आता है, अब इनकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। TCP की फुल फॉर्म होगी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो आपकी ईमेल सेंड और रिसीव होती है वो इसके थ्रू होती है। तो सभी इसका अपना आंसर होगा FTP। 27 नंबर, किसी बाह्य प्रोग्राम से आपके कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अभी एक क्वेश्चन ऊपर भी आया था, उसको फायरवॉल था। अब इसमें फायरवॉल का नाम नहीं दिया हुआ, इसमें एंटीवायरस प्रोग्राम मैंने बताया था कि अंदर और बाहर दोनों का काम करता है, तो अपना आंसर होगा एंटीवायरस प्रोग्राम। हार्ड डिस्क की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है? डिस्क कैशिंग, रेड, फाइल कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन। तो ये सारी तकनीक हार्ड डिस्क की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये उपरोक्त सभी। दो कंप्यूटरों के बीच डेटा स्थानांतरण के नियमों को ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं? तो ये प्रोटोकॉल बोलते हैं। भाई आप कंप्यूटर में जो भी नियम हो उनको नियम नहीं बोलते हैं, प्रोटोकॉल ही बोलते हैं, चाहे वो वेबसाइट के लिए हो, आपके कंप्यूटर के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो। 23 नंबर का क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे अभी आप अगर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो आपके पास विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10 या फिर XP इस तरह की कुछ यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ ली जाती है। ये विंडोज़ कंपनी का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में। 31 नंबर का क्वेश्चन है, बहुविकल्पी परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिका को स्वतः जांच लेता है। बहुविकल्पी मतलब आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे आपकी नॉर्मली कोई भी एग्ज़ाम होती है आजकल वो यही होती है, बहुविकल्पी होती है। तो उसमें उत्तर पुस्तिका को स्वतः जांच लेता है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? आपको एग्ज़ाम में OMR शीट भरवाई जाती है, बस उस OMR की फुल फॉर्म पूछ रहा है, होता है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो बहुविकल्पी परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिका की जांच ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा की जाती है, ठीक है। अब इसमें 2-3 ऑप्शन और दिए हुए हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये आपकी चेकबुक पे जो नीचे चेकबुक के नंबर लिखे हुए आते हैं ना, वो मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं, उसको रीड करने वाले को हम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर बोलते हैं। इसकी आपको ज़्यादातर फुल फॉर्म पूछ लेता है कि MICR की फुल फॉर्म क्या होगी। उसके नीचे है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होता है? जैसे आपके पास मोबाइल में भी कई तरह के सॉफ्टवेयर इस तरह के मिलते हैं, जैसे कोई फ़ोटो है, आपके बुक है, उसका जो एक पेज है आप उसको वो रीड कर लेता है, उसमें से टेक्स्ट उठा लेता है। या आप मोबाइल से कैमरे से फ़ोटो खींचोगे तो पूरा फ़ोटो फाइल आएगी आपके पास, टेक्स्ट की फाइल नहीं आएगी। ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसी फ़ोटो फाइल में से उसके टेक्स्ट अलग कर लेता है, ठीक है। लास्ट में आता है बारकोड रीडर। जो भी हम मार्केट से सामान खरीदते हैं उन पे सब पे बारकोड आता है। जैसे आप किसी सुपरमार्केट में जाते हो तो वो मशीन के बारकोड रीडर वाली मशीन लगी हुई होती है, उसके सामने उसको लेके जाता है तो ऑटोमेटिक वो रीड कर लेती है कि कौन सा सामान है, इसकी क्या प्राइस है। तो होता है अपना बारकोड रीडर। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा और बताता हूँ, जैसे आपका फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह उसमें QR कोड आता है तो उस QR की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। QR कोड की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स कोड। QR का मतलब हो गया क्विक रिस्पॉन्स कोड, जो हम साथ में लगाते हैं, तो QR कोड को हम क्विक रिस्पॉन्स कोड बोलेंगे, ठीक है। 32 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता यदि उसमें नियमन नहीं है। तो कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो बूट नहीं हो सकता। जैसे आपके मोबाइल में है, आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर ही उड़ गया, नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि इसका सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया, मतलब मोबाइल ऑन नहीं हो रहा, तो वो एक्चुअल में वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है।
सेम चीज़ कंप्यूटर में भी होती है। अगर कंप्यूटर में आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो बूट नहीं होगा। बूट बोलते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस को। भाई आपने स्विच में, बोर्ड में स्विच लगाया कंप्यूटर का, पावर बटन ऑन किया, पावर बटन ऑन करने से विंडो स्टार्ट होने तक की प्रोसेस को हम बूटिंग बोलते हैं। तो अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो स्टार्ट नहीं होगा। 33 है, कॉलेज विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की पहचान के लिए इस कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो होगा अपना स्मार्ट कार्ड। 34 नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी तकनीक जो कंप्यूटर तंत्र को मनुष्य की तरह अनुसरण करने की क्षमता देती है। पहला ऑप्शन अपना वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी है कि आपके पास एक डिवाइस आती है, उसमें मोबाइल फंसा के आप आंखों पे लगा लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ सामने रियल में दिख रहा है। जैसे आप उसको बोलोगे 4D बोलते हैं उसको। कई फिल्में आती है जो 3D 4D में आती है, 3D बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो वर्चुअल रियलिटी होती है कि अपने को ऐसा महसूस होता है कि अपने सामने ही हो रहा है वो। सेकंड ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कंप्यूटर अपने आप ही सोच समझ के डिसीजन लेने लगता है। जैसे अपनी टेस्ला की कार आती है तो वो ऑटो ड्राइव होती है, उसको ऑटो मोड में चला सकते हैं। तीसरा है रोबोटिक्स, जैसे रोबोट कार्य करते हैं। चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर सही होगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लास्ट क्वेश्चन है अपना, आपके कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शनों को सेट करने के लिए आप कंप्यूटर में निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो अपना मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे आप मोबाइल में चूज करते हो नेटवर्क की सेटिंग, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शनों को सेट करने के लिए आप कंप्यूटर में निम्न में से किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। तो ये आपका होगा नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने अपना वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है, इसको हम नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर बोलेंगे यहाँ से। तो इसमें आपको सारे कनेक्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे Realme C1 मेरा मोबाइल से मैंने कनेक्ट कर रखा है, और भी अगर दूसरे तरीके से कनेक्ट कर रखा होता तो वो यहाँ पे सारी डिटेल आ जाती है। मतलब जो नेटवर्क की सेटिंग होती है कंप्यूटर में उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। ओके, अब आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ से स्कोर दिखा देगा। टोटल पॉइंट आए हैं आपके 34, 35 में से 34 क्वेश्चन आए हैं, और ये आपकी इस ईमेल आईडी पे आपको सेंड हो गए। अभी मैं आंसर चेक करता हूँ कि क्वेश्चन कौन सा गलत बता रहे हैं। तो जो आपने आंसर दिया वो सारे आपको दिखा दिया। इसकी एक कॉपी आपकी ईमेल आईडी पे भी जाएगी। एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता, इसका हमने आंसर सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो इसका आंसर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो। भाई हमने अटेम्प्ट नहीं किया, उस पर क्लिक करना भूल गए थे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और ये अगर आप LDC से लेकर IAS की तैयारी कर रहे हो तो कंप्यूटर अवेयरनेस अभी कॉमन है, सब में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पेपर आपको कुछ ही टाइम में मिल जाएगा, 1-2 दिन में। धन्यवाद, थैंक यू।